नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्ड्स एंड नॉलेज की अगली वीडियो में स्वागत करते हैं। हर बार की तरह एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, आजकल आपने जेन जी, मिलेनियल्स, जेन अल्फा जैसे वर्ड्स बहुत सुने होंगे। तो ये बेसिकली जनरेशन के नेम दिए गए हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जनरेशन टर्मिनोलॉजी, यानी कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को किस किस जनरेशन में कैटेगराइज किया गया है और उनके जनरेशन को क्या नाम दिया गया है और ये नेम असाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो जनरेशन नेम्स हैं ये यूएसए और यूरोप बेस्ड सोशोलॉजिस्ट है उनके द्वारा साइन किए जाते हैं। सोशोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो समाज की स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, और हिंदी में इन्हें समाजशास्त्री कहा जाता है। यानी कि जनरेशन टर्मिनोलॉजी एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। आप लोग इसको हमारे देश की पॉपुलेशन के साथ मत कंपैरिजन करना, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो जनरेशन टर्मिनोलॉजी में जो पहली जनरेशन है वो है लोस्ट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो 1883 से लेकर 1900 के बीच पैदा हुए। और अब इन्हें लोस्ट जनरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इमेंस डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ देखा, यानी कि जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि देखी। तो इन लोगों को पेट्रियोटिज्म और मोरालिटी जैसे कंसेप्ट के साथ, वैल्यूज़ के साथ इनको डिसइल्यूजनमेंट हो गया, एलिनेशन हो गया, यानी कि ये इन वैल्यूज़ को खोखला मानने लगे और अपने ख्यालों में खोए रहने लगे। तो इनको लोस्ट जनरेशन का नाम दिया गया। लोस्ट जनरेशन के बाद आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो 1901 से 1927 के बीच पैदा हुए। इन लोगों ने पहले इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखी और मानव जीवन की जो महानतम इनोवेशंस हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, इसी दौर में इन्वेंट हुए थे। और ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखने के बाद फिर इन लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन और देखा और वर्ल्ड वॉर टू में भी हिस्सा लिया। यानी कि पहले इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखी और फिर वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखी। इस जनरेशन ने इन समस्याओं के साथ संघर्ष किया और पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और ग्रेटर गुड यानी कि सर्व कल्याण के लिए सेक्रीफाइस करने की भावना रखी। इसलिए इस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट जनरेशन के बाद आती है साइलेंट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो 1928 से लेकर 1945 के दौर में पैदा हुए। अब इसे साइलेंट जनरेशन क्यों कहते हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर टू में भयानक तबाही हुई। अब इन लोगों को समाज के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए थी और इनको लगा कि अगर सरकार और समाज से हमने अलग ओपिनियन रखे तो ये जो स्टेबिलिटी है ये नहीं आ पाएगी। तो इन लोगों ने साइलेंस रखा सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, इसलिए इसे साइलेंट जनरेशन कहा गया था। ट्रेडिशंस को मानने वाले थे तो इन्हें ट्रेडिशनलिस्ट जनरेशन भी कहा गया। दूसरा, इन्हें बिल्डर्स जनरेशन भी कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में जो तबाही हुई उसके बाद नेशन रिबिल्डिंग में इन लोगों ने बहुत मेहनत की, फोकस किया। हालांकि इस जनरेशन के आखिरी दौर में अमेरिका के अंदर अश्वेत लोग अपने हितों की आवाज़ उठाने लगे थे, तो धीरे धीरे साइलेंट जनरेशन अपनी साइलेंस खोने लगी थी। इसके बाद आते हैं बेबी बूमर्स। ये वो लोग हैं जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बर्थ रेट में एक सिग्निफिकेंट सर्ज देखा गया, यानी कि एकदम इंक्रीज हो गई थी। इसलिए इस जनरेशन को बेबी बूमर कहा गया क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे। बिल्डर्स जनरेशन ने एफर्ट लगाए थे, उसकी वजह से रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई। इस जनरेशन के लोगों के पास रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन और कार जो है वो एवरेज कंज्यूमर तक पहुंच गई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी और ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ें बनने लगी थी। इसके बाद आती है जनरेशन एक्स। ये वो लोग हैं जो 1965 से लेकर 1980 के बीच पैदा हुए। इस जनरेशन की सबसे खास बात ये थी कि वर्कफोर्स के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होने लगा था। और इस जनरेशन को लैच की जनरेशन भी कहते हैं। रीज़न ये था कि मेल तो पहले भी जॉब कर रहे थे, अब फीमेल्स भी जॉब करने लगी। यानी कि फादर और मदर जब दोनों जॉब करने लगे तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो जब घर आते थे तो उन्हें घर खाली मिलता था और खुद ही की से लॉक को खोलना पड़ता था। तो इसलिए इस जनरेशन को लैच की जनरेशन कहा गया। दोनों पेरेंट्स के जॉब करने के कारण
आउटसाइड होम चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ इंक्रीज होने लगी और न्यू हेयर स्टाइल, पार्टी कल्चर, हिप हॉप, वीडियो गेम्स जैसी चीज़ें इस जनरेशन ने विटनेस की और इसी जनरेशन का डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद जो जनरेशन आती है, सबसे फेमस जनरेशन, मिलेनियल्स। ये वो जनरेशन है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। इसे जेन वाई भी कहते हैं और ये लोग 1981 से लेकर 1996 के बीच पैदा हुए थे। ये जनरेशन फर्स्ट ग्लोबल जनरेशन थी। इसका रीज़न ये था कि इस दौर में ग्लोबलाइजेशन आई, यानी कि दुनिया के जो काफ़ी सारे देश थे आपस में ज़्यादा इंटरकनेक्ट होने लगे। यूएस से वेस्टर्न इकोनॉमीज़ इंडिया के साथ ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होने लगी, इनका कल्चर भी इंडिया में आया और इस जनरेशन के लोग इंटरनेट के साथ फेमिलियर हुए, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया आया और इसका यूसेज टाइम के साथ बढ़ता चला गया। इस जनरेशन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि ये लोग वैल्यूज़, आइडियोलॉजीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इनका बचपन पुराने दौर में गुजरा और यूथ और जो आने वाला टाइम है वो न्यू एज में गुजर रहा है। तो इसके लिए ये लोग सक्सेस और वैल्यूज़ के बीच में कंफ्यूज रहते हैं और ये जनरेशन हाईली नॉस्टैल्जिक होती है। पुराना दौर टाइम इनको बहुत याद आता है। इसके बाद आती है सबसे वायरल जनरेशन, जेन जी। जेन जी में जो जी वर्ड का हम यूज़ करते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है जूमर्स। ये वो लोग हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए। ये जनरेशन हाईली सोशल जनरेशन है और इस जनरेशन को डिजिटल टेक का एक्सेस बहुत ही यंग एज से मिल जाता है और इसी वजह से ये जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ हाईली सोफिस्टिकेटेड होती है। वैसे तो मैं मानता हूँ इस जनरेशन का कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, मगर जिन बच्चों का कोई पॉलिटिकल व्यू है तो वो आमतौर पर देखा जाता है कि लेफ्ट विंग पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं। जैसे ये लोग इक्वेलिटी, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जेन जी के कुछ फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जेन जी के बाद एक और ख़तरनाक जनरेशन है जिसे जेन अल्फ़ा कहते हैं। ये वो जनरेशन है जो पूरी की पूरी 21st सेंचुरी में पैदा हुई है, यानी कि 2013 से लेकर 2024 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जेन अल्फ़ा कहते हैं। इस जनरेशन के बच्चे पढ़ाई करना सीखने से पहले डिजिटल टेक का यूज़ करना सीख जाते हैं। इनका एंटरटेनमेंट मेनली थ्रू सोशल मीडिया ही होता है, इसी वजह से बाहर खेलते नहीं हैं और डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसके बाद एक और जनरेशन आती है जेन बीटा, जो 2025 से लेकर 2039 के बीच बच्चे पैदा होंगे उन्हें जेन बीटा कहा जाएगा। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सपैट्रिएट। एक ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर रहे और उसके रीज़न प्रोफेशनल या पर्सनल हो तो उसे हम एक्सपैट्रिएट कहते हैं। अपने देश को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है इमिग्रेंट। बट इमिग्रेंट जो है वो परमानेंटली सेटल होने के लिए जाते हैं और एक्सपैट्रिएट कुछ समय के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल रीजन से अपना देश छोड़कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एक्सपैट्रिएट इन यूएसए। तो ये होता है एक्सपैट्रिएट का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है कोहोर्ट। ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनके करेक्टरिस्टिक्स यूजुअली एज सेम हो, उस ग्रुप को कोहोर्ट कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे कुछ ऐसे लोगों का समूह जो आमतौर पर एक ही उम्र वर्ग से संबंधित हो, तो इसे हम कोहोर्ट कहेंगे। हमारी वीडियो का नेक्स्ट वर्ड है, ये वर्ड नहीं ईडियम है, जो कि है लुक डाउन अपॉन। इसका मीनिंग होता है किसी पर्सन या किसी चीज़ को इन्फीरियर समझते हुए, रिस्पेक्ट के लायक ना समझते हुए उसके प्रति कंटेम्प्ट यानी कि घृणा का भाव रखना। हिंदी में कहेंगे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को महत्वहीन या सम्मान के योग्य न समझना। तो ये होता है लुक डाउन अपॉन का मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जनरेशन जेन जी के जो लोग होते हैं वो जेन एक्स के लोगों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। इंग्लिश में कहेंगे जेन जी यूजुअली लुक डाउन अपॉन द पर्सन्स बिलोंगिंग टू जेन एक्स। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डिसेंशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्डिसेंशन। ये
इस प्रकार का बिहेवियर होता है जब कोई इंसान दूसरे इंसान को खुद से कम समझता हो या उससे कम इंटेलिजेंट समझता हो और उस पर दया का भाव रखता हो, तो वो जो बिहेवियर होता है वो कॉन्डिसेंशन भरा बिहेवियर होता है। हिंदी में कहेंगे किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से पेश आना कि जैसे कि वह दूसरे व्यक्ति पर दया कर रहा हो या उसे अपने से कम समझ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट मी विद कॉन्डिसेंशन एंड पिटी इन हिज आइज। तो ये होता है कॉन्डिसेंशन वर्ड का मीनिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्विजी। जब आप बीमार फील करते हो या फिर आपको वॉमिट करने की इच्छा हो तो वो क्विजी होता है। जैसे हम कई बार पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो जो वॉमिट करने की फीलिंग आती है वो हम कहेंगे कि वी आई एम फीलिंग क्विजी। फॉर एग्जांपल, किसी को ब्लड देखते ही क्विजी फील होने लगता है, तो ये होता है क्विजी वर्ड का मीनिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलियनेशन। ये एलियन से मिलकर बना है। तो एलियनेशन का मतलब ऐसी फीलिंग जब आपको आपके आसपास मौजूद लोगों से कोई कनेक्शन फील ना हो और आपको ये लगने लगे कि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, आप उनसे आइसोलेट होकर रहने लगें, तो ये जो फीलिंग होता है इसे हम एलियनेशन कहेंगे। जैसे भारत में कुछ राज्यों को ये लगता है कि वो भारत देश का हिस्सा नहीं है, तो उनके अंदर एलियनेशन की भावना है। फॉर एग्जाम्पल, किड्स बिलोंगिंग टू जेन जी फ्रीक्वेंटली फील अ सेंस ऑफ एलियनेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ जेन एक्स। हिंदी में कहेंगे अलगाव की भावना। आज की वीडियो का हमारा लास्ट वर्ड है लेमेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति सैडनेस एक्सप्रेस करना या फिर सॉरी फील करना। हिंदी में कहेंगे खेद व्यक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर लेमेंट द डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड्स इन टूडेज सोसाइटी। जो जेन एक्स और जेन वाई के लोग हैं वो आजकल की चीज़ों को देखकर बहुत खेद व्यक्त करते हैं। तो ये होता है लेमेंट वर्ड का मीनिंग। साथियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना पूरा सपोर्ट हमें देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे साथ कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।